मॉर्निंग। तो बायोलॉजिकल विद मिनीस में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइफ प्रोसेस। और इस वीडियो के अंदर हम लाइफ प्रोसेस के क्वेश्चन आंसर जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू स्टूडेंट हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और आप अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमसे वो पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं इंटेक्स के क्वेश्चन। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इंटेक्स के क्वेश्चन लाइफ प्रोसेस चैप्टर के डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बता रहा है व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक द ह्यूमन। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि डिफ्यूज़न जो प्रोसेस होता है वो सफिशिएंट क्यों नहीं होता ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के लिए एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि आपके पास जैसे कि ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो उसकी प्रत्येक सेल डिफ्यूज़न के थ्रू ऑक्सीजन को प्राप्त क्यों नहीं कर सकती, उसे एक सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है। तो आप इसमें ये बताएंगे कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि ह्यूमन है, उनकी बॉडी में एक से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं और प्रत्येक सेल के पास डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं पहुंचाई जा सकती। तो उसके पास ऑक्सीजन को ले जाने के लिए एक सिस्टम का होना ज़रूरी होता है। जैसे कि हमारे पास जो सिस्टम होता है वो होता है लंग्स, फिर इसके पास जो होते हैं गिल्स होते हैं। तो इस तरीके से प्रत्येक सेल के पास आप ऑक्सीजन को नहीं पहुंचा सकते, आपको किसी न किसी सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। तो उसका एक डायग्राम बना के मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमने काफ़ी सेल्स जो है वो ड्रॉ कर लिए, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। अब इन सेल्स के अंदर से जो ये मैंने ब्लू से मार्क कर दिया है, ये सभी सेल जो है वो बाहर इन्वायरमेंट के क्या हो रहे हैं, कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो इन्वायरमेंट जो है, तो इस इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में कौन से सेल आ रहे हैं, सिर्फ ग्रीन से, ये जो ब्लू से जो मार्क कर दिया हमने, ये सेल्स जो है इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं। इसके अलावा जो इंटरनल है जिसे अब हम मार्क कर रहे हैं, इंटरनल जो है ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा है। डिफ्यूज़न कब होता है, डिफ्यूज़न जब होता है जब सेल के डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई चीज़ आएगी, सॉल्यूट जो है या सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा, जब क्या होगा, डिफ्यूज़न होगा। मगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में इंटरनल सेल्स नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले ये जो है वो किस में डिफ्यूज़ होगी, वो आउटर सेल्स में डिफ्यूज़ होगा, उसके बाद वो कहाँ पे होगा, इनर सेल में डिफ्यूज़ होगा, फिर उसके बाद और इनर में चलेगा। तो ये क्या रहेगा, ये एक स्लो प्रोसेस हो जाएगा। अगर ये स्लो प्रोसेस हमारी बॉडी में होता है तो हमारी बॉडी जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक ग्रो नहीं कर पाएगी। इसलिए हमारी बॉडी को एक एडवांस सिस्टम की क्या थी, ज़रूरत थी। तो हमारी बॉडी ने क्या करा, एक इवोल्यूशन लिया और एक एडवांस सिस्टम जो है जिसके लंग्स होते हैं वो हमने क्या करा, हमने अपने अंदर अडप्ट कर लिया। तो हमारे पास क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। लंग्स से ब्लड वेसल्स जो है वो क्या ले जाती है, ब्लड ले जाती है। अब ब्लड जो है वो इसके बीच में क्या हो जाएगा, इनके बीच में से होके गुजरेगा। तो ईज़िली क्या हो जाएगी, ईज़िली ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ हो सकती है रेपिडली एज़ कम्पेयर टू जिसमें डायरेक्ट डिफ्यूज़न हो रहा था उसकी कंपेयर में। तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि जो डिफ्यूज़न प्रोसेस है वो इनसफिशिएंट रहता है ऑक्सीजन को पहुंचाने में एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। हमें क्या चाहिए, इसमें हमें चाहिए एक स्पेशल ऑर्गन। अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो देखते हैं, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज़ टू डिसाइड वेदर समथिंग इज़ अलाइव और नॉट। कोई चीज़ जिंदा है, इसके लिए हम किस तरीके का क्राइटेरिया जो है वो डिसाइडेड करते हैं। तो हम ये बताते हैं उसमें कि एक तो वो क्या करेगा, ब्रीदिंग करेगा, ठीक है, जिसे आप रेस्पिरेशन भी कहते हो। एक वो ग्रोथ करेगा, मूवमेंट करेगा, या वो किसी तरीके की डेवलपमेंट शो करेगा। या आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि अगर वो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है, अगर वो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है तो भी वो क्या, लाइव है। अगर वो सेल का साइज ग्रो करा रहा है तो भी वो क्या है, लाइव है। अगर उसमें किसी चीज़ की डेवलपमेंट हो रही है, या वो रेस्पिरेशन कर रहा है, या वो मूवमेंट कर रहा है अपने आप, तो वो क्या है, वो अलाइव है। ये सभी क्राइटेरिया जो होते हैं वो आप डिसाइड करेंगे चीज़ को लाइव करने के लिए और नॉट लाइव के लिए। इसके बाद है आपके थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में जो है वह आप बताएंगे कि व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज बाय द एन ऑर्गेनिज्म।
एक ऑर्गेनिज्म के लिए रॉ मटेरियल कौन कौन सा होता है? एनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एज रॉ मटेरियल, heterotrophs use food and autotrophs can carbon dioxide, minerals, water and all organism use oxygen। तो आप ये बता सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मेनली किसको यूज़ करते हैं? वे जो होते हैं ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को, मिनरल्स को जो होते हैं यूज़ करते हैं एज ए रॉ मटेरियल। इसके साथ हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, तो व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से एसेंशियल प्रोसेस जो है वो होते हैं? तो इसमें आप बताएंगे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। जिसके चैप्टर में भी हमने पढ़ा है, डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन जो है, सर्कुलेशन जो हमने पढ़ा है। तो इसी तरीके से ये 4 प्रोसेस होते हैं जो हमारी लाइफ को क्या करते हैं? मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इसमें न्यूट्रिशन है मतलब डाइजेशन हो गया, इसमें रेस्पिरेशन है ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, ट्रांसपोर्टेशन में सर्कुलेशन आ जाएगा, एक्सक्रीशन में जो यूरिन वेस्ट बॉडी से हम बाहर निकालते हैं ये सभी आ जाएंगे। इसके साथ है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हीटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। 10th क्लास के बेस पे ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है और आपके CBSE एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है, तो इसे आपको ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जैसे कि आप इसके नाम से पहचान सकते हैं, ऑटो, इसे ब्रेक डाउन कर देते हैं, ऑटो अलग हो जाता है। ऑटो का मतलब क्या होगा? सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब बनाने वाला, न्यूट्रिशन जो अपने न्यूट्रिशन को खुद बना ले, मतलब जो अपना खाना स्वयं बना लेता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसी के साथ जो हीटरोट्रोफ है, अगर इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं तो हीटरो का मतलब क्या हो गया? डिपेंडेंट, जो दूसरों पे डिपेंड होता है फूड बनाने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? हीटरोट्रोपिक कहते हैं। तो ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। उसके बाद आप इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं, एग्जाम्पल ये इसका टाइप बता सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आप प्लांट बता देंगे, और अगर आप टाइप की बात करते हैं तो टाइप जो है ऑटोट्रोपिक में बताएंगे कि इसके 2 टाइप होते हैं। एक होता है फोटो आउटोट्रोपिक, फोटो आउटोट्रोपिक मतलब ऑटोट्रोफ के आगे क्या लग जाएगा? फोटो वर्ड लग जाएगा, और एक हो जाएगा कीमो। तो ये आपको याद रखना है कि फोटो ऑटोट्रोपिक जो ऑटोट्रोपिक होता है इसके क्या होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, एक होता है फोटो ऑटोट्रोपिक, एक होता है कीमो ऑटोट्रोपिक। जो फोटो ऑटोट्रोपिक है, फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट, ऑटोट्रोपिक अपने आप जो लाइट से अपना खाना स्वयं बना लेते हैं उनको हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रोपिक। इसी के साथ जो है रिसेंटली रिसर्च में ये बताती है कि कुछ बैक्टीरिया भी हमारे पास ऐसे है जो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं कीमो। वे अपना फूड एक तरह के केमिकल से जो है प्रिपेयर करते हैं जो कि ब्लू कलर का होता है, तो उसके बेस पे हमने उसको नाम दिया है कीमो ऑटोट्रोपिक। तो कीमो ऑटोट्रोपिक में बताएंगे साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल। इसी के साथ अगर आप हीटोट्रोपिक के टाइप बताना चाहते हैं तो उसमें आप बता सकते हैं पैरासाइटिक होता है। पैरासाइटिक मतलब कि जो किसी एनिमल की बॉडी पर रह के अपना फूड प्राप्त करे उसे हम कहते हैं पैरासाइटिक। इसी के साथ दूसरा होता है इसमें सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक वो ऑर्गेनिज्म होगा जो डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रह के खाना प्राप्त करेगा, तो ये भी एक तरीके का न्यूट्रिशन प्रोसेस है। इसके साथ है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वेयर डू प्लांट गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। एक प्लांट जो होता है वो अपना रॉ मटेरियल कहाँ से प्राप्त करता है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि प्लांट जो है वो कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ करता है। तो प्लांट जो होता है वो क्या यूज़ करता है? प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो कहाँ से यूज़ करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो मिलेगी उसे एयर से। इसी के साथ जो होता है वाटर होता है, तो वाटर जो होता है वो कहाँ से यूज़ करेगा? वाटर यूज़ टेक करेगा वो सॉइल से। इसी के साथ सनलाइट होती है, सनलाइट जो होगी वो गेन करते हुए किससे? सन से। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि जो प्लांट होता है, प्लांट क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है, सनलाइट लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हुए शुगर को बनाने के लिए स्टार्च जो बनती है प्लांट के अंदर जिसे वो फूड की तरह यूज़ करता है, स्टोर करता है, तो वो स्टार्च जो होती है वो मेनली कहाँ से प्राप्त की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड से। इस कार्बन डाइऑक्साइड में फॉर्मूला होता है CO2। तो इस CO2 का सिर्फ C जो होता है, कार्बन जो होता है वो यूज़ किया जाता है प्लांट के द्वारा, और O2 जो होती है वो बाहर निकाल दी जाती है। इसी तरीके से वाटर जो होता है प्लांट यूज़ करता है, उसे कहाँ से अपटेक करता है? सॉइल से लेता है। तो उसमें से जो हाइड्रोजन होता है वो यूज़ किया जाता है, ऑक्सीजन को वहाँ से भी जो होता है बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ ऑक्सीजन जो होती है वो यूज़ कर ली जाती है किसके अंदर? वो
स्टार्च को बनाने के लिए, जैसे स्टार्च का अगर फॉर्मूला देखेंगे या ग्लूकोज का फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें होता है C6, एक मिनट राइट डाउन कर देते हैं, C6H12O6, तो ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें जो ये ऑक्सीजन यूज़ हुई है ये मेनली जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की जो ऑक्सीजन होती है वहाँ से यूज़ की जाती है। मगर अगर वाटर की ऑक्सीजन देखी जाती है तो ये वाटर की ऑक्सीजन जो होती है कम्प्लीटली रिड्यूस कर दी जाती है, निकाल दी जाती है, और इसका जो हाइड्रोजन है वो यूज़ किया जाता है फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करने में। तो ये एक अपर लेवल का क्वेश्चन बनता है आपका, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती है। ये तो नॉर्मल सी बात है, आपको पता ही होगा कि कौन कौन सी चीज़ प्लांट यूज़ करता है। मगर इसमें जो एडवांस बात आपको याद करनी है वो एडवांस बात ये होती है कि आपको याद करना भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है उस कार्बन डाइऑक्साइड में कितना पोर्शन यूज़ किया जाता है और कहाँ यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से मिनरल्स, वाटर होते हैं, सनलाइट होते हैं, वो इसका यूज़ करता है नहीं करता है, कितने परसेंट पे करता है। जैसे सनलाइट की अगर हम बात करें तो 780 वेवलेंथ की जो लाइट है वो यूज़ की जाती है फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करने के लिए। तो इसी के साथ जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टोमक। हमारे स्टोमक के अंदर जो एसिड होते हैं उनका क्या रोल होता है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, टू मेक द एसिडिक मीडियम विच इज़ नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम पेप्सिन और टू किल द बैक्टीरिया। सबसे पहली बात, जो एसिड होता है वो एसिड क्या करता है, जब आप खाना खाते हैं तो खाने के साथ जो बैक्टीरिया या और कोई फंगी वगैरह या और कोई फॉरिजन पार्टिकल जब आपके स्टोमक में एंटर करता है तो एसिड जो HCl प्रेजेंट है स्टोमक में वो उसे किल करने का, उसे ब्रेक डाउन करने का काम करता है। इस तरीके से वो आपकी बॉडी की क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। दूसरा काम क्या करता है, HCl जो होता है उसकी pH होती है 2.5। इस 2.5 pH पर स्टोमक में प्रेजेंट पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। वो प्रोपेप्सिन होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में। और पेप्सिन वहाँ पे क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। और बाद में पेप्सिन क्या करता है, रेनिन को जो है वो यहाँ पे क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसके बाद जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या काम करती है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम जैसे इसका नाम है उसी के बेस पर आप इसको ईजिली समझ सकते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या काम करते हैं, ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। किसको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, तो वो देखिए आपको ये समझना पड़ेगा इसमें कि एक तो हमारे पास क्या होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, एक होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल। तो आपका फूड जो होता है वो मैक्रोमोलिक्यूल के रूप में जो है बॉडी के अंदर एंटर करता है। शरीर उसको या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल उसको ब्रेक डाउन करके क्या करती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू क्या कर लिया जाता है, अब्जॉर्ब कर लिया जाता है वहाँ से। तो होता क्या है कि जैसे कि आपके शरीर के अंदर जो है स्टार्च है, जैसे आपने प्लांट लिया है, प्लांट को एज ए फूड कंज्यूम करा तो आपके अंदर जो स्टार्च चाहिए, अब स्टार्च को ब्रेक डाउन करके किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ग्लूकोज में। तो अमाइलेज या कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले जो एंजाइम्स होते हैं, अलग अलग एंजाइम्स जो है वो शरीर में प्रेजेंट होते हैं, तो वे एंजाइम क्या करेंगे, स्टार्च को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरीके से जो प्रोटीन होता है उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसी तरीके से आपके पास क्या होता है, लिपिड होता है, तो लिपिड को ब्रेक डाउन करके फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल जो होता है उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, आप एक लाइन में आंसर दे सकते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। किस तरीके से, कि वे फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं, स्मॉल माइक्रोन्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। जैसे लिपिड जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है फैट और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन अमीनो एसिड में, आपकी कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो जो होते हैं मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं इसको। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसमें आपका 5th नंबर क्वेश्चन है जो बता रहा है, हाउ इज़ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन टू अब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। आप किस तरीके से बताएंगे कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरीके से डिज़ाइंड है। तो आप बताएंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, जैसे कि आपने डायग्राम भी देखा हुआ इसका, तो हम डायग्राम जो है इसका इस तरीके से बनाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम कई बार इस तरीके से क्या कर देते हैं, कन्वोल्यूटेड फोल्ड कर देते हैं। और ये क्या होती है, काफ़ी लॉन्ग होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो लगभग 6 मीटर की होती है। और इसमें क्या होते हैं, 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं। और इसके बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, बीच में इसमें प्रेजेंट होते हैं माइक्रोविलीज। जैसे कि ये पाइप है तो इस पाइप में अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे इस तरीके से माइक्रोविलीज जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो आप बताएंगे कि एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, दूसरा वो लॉन्ग होती है,
तीसरा उसके पास क्या होती है, माइक्रोविलीज होती है जो फूड को अब्जॉर्ब करने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो इस तरीके से आप उसका डिज़ाइन बता सकते हैं कि लॉन्ग होती है, कन्वोल्यूटेड होती है, नैरो ट्यूब होती है एंड दे कंसिस्ट द माइक्रोविली टू अब्जॉर्ब द फूड। इसके साथ जो होते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज ए टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्डिंग टू ऑब्टेन द ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन, कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है वो किस तरीके से एडवांसमेंट रखेगा ओवर द एक्वेटिक, मतलब कि एक जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन को किस तरीके से ज़्यादा अच्छी तरीके से कैप्चर कर लेगा एज कम्पेयर टू एक्वेटिक। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो यूज़ करता है ऑक्सीजन को, मगर वो ऑक्सीजन जो होती है जिसको वो यूज़ कर रहा है वो वाटर में प्रेजेंट होती है। तो देखिए जैसे कि एक मिनट ड्रा करके बता देते हैं आपको। जैसे कि ये क्या है, वाटर है, इस वाटर के अंदर जो है वो एक फिश प्रेजेंट है। तो ये फिश जो है वो कहाँ से ऑक्सीजन ले रही है, वो वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना उस ऑक्सीजन को यूज़ कर रही है। और वाटर में जो है ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट हो नहीं सकती, और उससे ब्रेक डाउन करने के लिए उसे क्या चाहिए, एक अलग मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप बता सकते हैं कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वाटर में डिजोल्विंग ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, और जो टेरेस्ट्रियल होते हैं वहाँ पे जो होता है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, और एयर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा उसकी परसेंटेज क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसके कारण उसका पार्शियल प्रेशर भी क्या होता है, एयर में ज़्यादा होता है, और उसके बेस पर वो ईजिली डिफ्यूज़ हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये बात जो है आप वहाँ पे बता सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में है व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच द ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड द एनर्जी इन द वेरियस ऑर्गेनिज्म, कि ग्लूकोज जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम जो होता है डायग्राम के बेस पे भी कर सकते हैं। जैसे कि देखिए ये नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे आपको इसी का जो है आंसर दिया हुआ है, ये डायग्राम के बेस पर है, और इसे जो होता है आप राइट डाउन करके बता सकते हैं। तो हम इसके बेस पे जो है समझेंगे से, आपको भी ये ड्रा करना है अगर पेपर में आता है, और ईजिली भी आपको लर्न इससे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ग्लूकोज इसने क्या कर रखा है, शो कर रखा है ये ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है हमेशा दो स्टेप में जो होता है ब्रेक डाउन होता है। पहले ग्लूकोज जो होता है क्या बनाता है, पायरेट बनाता है, उसके बाद जो होता है वो दूसरा प्रोडक्ट क्या बनाता है, वो दूसरा प्रोडक्ट जो है वो बनाता है इथेनॉल बना देता है, कभी लैक्टिक एसिड बना देता है, और कभी CO2 वाटर जो होता है प्लस एनर्जी जो है बना देता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ग्लूकोज जो होता है वो क्या होता है, दो प्रोसेस में जाके क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, ये साइटोप्लाज्म में होता है, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे जानना है। तो देखिए, और ये प्रोसेस किस में होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रेब्स साइकिल्स जो होती है। ठीक है, अगर आप 11th क्लास में जाएंगे जब, तो आप पढ़ेंगे इसको डिटेल में, क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस अलग अलग आप इसको स्टडी करेंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में, और ये कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इसे हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल। तो यहाँ पे होता है क्या, वो देखते हैं। ग्लूकोज जो होता है वो पहले किस में तोड़ा जाता है, पायरेट में तोड़ा जाता है। अब पायरेट जो होता है वो 3 अलग तरीके से तोड़ा जा सकता है। एक होता है ये फर्स्ट जो मैंने दिखाया है, इसमें क्या बनता है, इथेनॉल बनता है, प्लस CO2 बनती है, प्लस एनर्जी बनती है। ये एक एनारोबिक प्रोसेस होता है, और इसमें ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं किया जाता। और एक मिनट स्लाइड, देखिए, तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि इस प्रोसेस में ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। ये बैक्टीरिया यीस्ट के अंदर होता है, ये एक एनारोबिक प्रोसेस होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें आपका बनता है इथेनॉल, CO2 बनती है, और एनर्जी जो होती है वो 2 ATP के रूप में बनती है। ठीक है, इसके बाद जो होता है आपका अगला प्रोसेस है जिसमें पायरेट जो होता है वो क्या बना रहा है, लैक्टिक एसिड बना रहा है। ये लैक्टिक एसिड वाला जो पॉइंट है ये आपसे जो होता है मेनली पूछा जाता है कि ये क्या होता है। तो ये ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है, और ये एक एनारोबिक प्रोसेस है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग को मेनली जो होता है एरोबिक प्रोसेसिंग में जो है पढ़ा जाता है, मगर आपको याद रखना कि ह्यूमन बीइंग के अंदर भी एनारोबिक प्रोसेस होता है। और वो कब होता है, ये सिचुएशन आपको याद करनी है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो वो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होगा एक तो आपकी मसल सेल्स के अंदर, जब आप रनिंग कर रहे हो, रनिंग करते हुए आप थक जाते हो, और फिर भी किसी कारणवश आपको जो है लंबा दौड़ना पड़ रहा है, तो आपकी थकी हुई मसल्स में
ऑक्सीजन की जो कमी हो जाएगी, जिसके कारण वहाँ पे पेन होगा। और धीरे धीरे जब आप लगातार दौड़ते रहेंगे तो पेन क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आपकी मसल सेल्स जो होती है फिर एक दूसरा सिस्टम स्टार्ट कर देगी, वो ऑक्सीजन एनर्जी को एक दूसरे प्रोसेस से बनाएगी विदाउट यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के यूज़ के। और उस वक्त जो आपके अंदर एंड प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, लैक्टिक एसिड होगा, प्लस में एनर्जी होगी। इसमें तो एनर्जी जो होती है वो लो अमाउंट में बनती है। इसके अलावा जो ह्यूमन बीइंग में नॉर्मल प्रोसेस होता है, उस नॉर्मल प्रोसेस के अंदर जो है वो ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। और ये जो लास्ट प्रोसेस है, ये लास्ट प्रोसेस जो होता है ये क्या होता है, ये लास्ट प्रोसेस जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। इसीलिए से हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। इसमें जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो CO2 होता है, साथ में वाटर रिलीज होता है और एनर्जी होता है। वाटर बॉडी में यूज़ कर लिया जाता है, CO2 वेस्ट की तरह बाहर निकाल दिया जाता है। एनर्जी जो होती है इसमें लार्ज अमाउंट में बनती है, 38 ATP जो होती है इसमें बनती है यहाँ पे। तो ये काफ़ी एडवांस जो है सिस्टम माना जाता है एज़ कम्पेयर टू बोथ। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपको बता रहा है, हाउ इज़ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। तो ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड के थ्रू क्या कर दी जाती है, ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है हार्ट से बॉडी के अंदर। ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन। और आयरन ऑक्सीजन के साथ क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है। प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। अगर इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपको दूं तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, डबल सर्कुलेशन क्या होता है, और आप इस तरीके से बता सकते हैं। जैसे ये हो गया हार्ट आपका, तो आप बता रहे हैं हार्ट से जो ब्लड है वो कहाँ पे जा रहा है, लंग्स के अंदर जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड है वो कैसा है, जिसके पास क्या है, CO2 ज़्यादा है, तो वो यहाँ पे जाएगा लंग्स के पास, और किस CO2 को यहाँ पे क्या कर देगा, छोड़ देगा, और O2 को अपने साथ ले आएगा। जब हार्ट के अंदर ब्लड आ गया यहाँ से, कौन सा, O2 वाला, तो इसको वो क्या कर देगा, नीचे डाल देगा बॉडी के अंदर। और बॉडी कैसा ब्लड रिसीव करेगी, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, ज़्यादा। और बाद में ये बॉडी में यूज़ होने के बाद बॉडी उसको किस में कन्वर्ट कर देगी, ऑक्सीजन को CO2 में, और CO2 को लेके वापस किस में चला जाएगा, ये हार्ट में। तो इस तरीके से इसका जो प्रोसेस है, पहले हार्ट से लंग्स में, लंग्स से हार्ट में, और फिर हार्ट से बॉडी में, और बॉडी से हार्ट में, ये चलता रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 सर्कुलेशन हो रहे हैं आपके, एक हो रहा है लंग्स में, एक हो रहा है बॉडी में। लंग्स वाले को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और बॉडी वाले को हम कहते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो इस तरीके से भी जो है आप क्वेश्चन को बता सकते हैं। नहीं तो आप जर्नली भी जो है वो बता सकते हैं कि बॉडी में जो होता है वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ब्लड जो होता है वो हेमोग्लोबिन को कंसिस्ट करता है। हेमोग्लोबिन में हेमिन ग्रुप होते हैं, हेमिन ग्रुप में आयरन प्रेजेंट होते हैं। एक आयरन जो होता है 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को जोड़ सकता है। इसमें जो आयरन होता है वो Fe होता है, Fe डबल पॉजिटिव होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें डिटेल जो है इसकी बता सकते हैं। इसके बाद आपके पास है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आप बता सकते हैं, हाउ आर द लंग्स इज डिज़ाइन इन ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर द गैस ऑफ एक्सचेंज। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका समझने लायक क्वेश्चन है बिल्कुल अच्छी तरीके से, और इसको जो है डायग्राम के बेस पे समझेंगे हम। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि आपका जो लंग्स होता है, ठीक है, वो लंग्स आपका देखने में उसका एक पर्टिकुलर साइज़ है, मगर वो अपने से ज़्यादा साइज़ की, मतलब अपने से ज़्यादा वॉल्यूम में ऑक्सीजन को क्या कर सकता है, अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, डिफ्यूज़ कर लेता है। तो वो कैसे कर पाता है, तो आपको ये समझना है इसमें कि आपका जो लंग्स है उसका एक पर्टिकुलर साइज़ है, जिसके हमने ड्रा कर दिया लंग्स का। अभी इतना ही साइज़ अगर हम इसे कट कर देंगे, और कट करने के बाद इसे जब फैलाएंगे तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि इसके ऊपर, मतलब इसका साइज़ कितना हो चुका है, इसका साइज़ जो है वो हो चुका है इतना। ठीक है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसका साइज़ कितना हो चुका है, कट होने के बाद खुल गया जब ये, ठीक है, इतना हो चुका है। अब इस पर भी क्या प्रेजेंट है, इस पर भी बलून लाइक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो है प्रेजेंट है। तो ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जब आप इनको ओपन करेंगे और ओपन करके इनका एरिया नोट करेंगे तो ये सरफेस एरिया को क्या कर देते हैं, कई गुना बढ़ा देते हैं। लगभग 93 तक जो है इसका वर्ग तक जो है वो कर देते हैं एरिया।
ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि सिंपल सी अगर लैंग्वेज में इसका आंसर मैं बताऊँ तो सिंपल सी लैंग्वेज में तो ये हो जाएगा कि लंग्स कंसिस्ट एल्वियोलर सैक, बलून लाइक स्ट्रक्चर। एक बलून लाइक स्ट्रक्चर से एल्वियोलर सैक कहा जाता है, वो कौन कंसिस्ट करता है? वो लंग्स कंसिस्ट करता है, जो कि क्या कर देती है, साइज को इंक्रीज कर देती है 4 to 5 टाइम मोर। इसके बाद जो होता है, अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, तो अगले क्वेश्चन में बताया गया है, पूछा गया है सॉरी, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये समझने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों को पता होता है और बच्चा जो होता है ढंग से क्वेश्चन को रीड नहीं करता, समझता नहीं, और आते हुए भी उसे पूरा नहीं लिख पाता। यही क्वेश्चन जो बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एक्सप्लेन कीजिए ह्यूमन बीइंग का, तो आप किसके बारे में बताएंगे? आपको तीनों चीज़ों के बारे में बताना पड़ेगा, चाहे आप थोड़ा थोड़ा उसमें बता रहे हैं। आपको हार्ट के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में, ब्लड के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम पूछते हैं तो बच्चा क्या करता है, वो माउथ के बारे में, बक्कल कैविटी, फेनेक्स, स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इनके बारे में बता के ख़त्म कर देता है। मगर आपको याद रखना कि डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड भी उसमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। आपने माउथ वगैरह जो बता दिया है, लार्ज इंटेस्टाइन जो बता दिया है, ये आपने एलिमेंट्री कैनाल बताया, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम अभी डाइजेस्टिव एंजाइम अभी नहीं बताएगा, तो क्वेश्चन आपका क्या है, हाफ कंप्लीटेड हुआ है। तो इसी तरीके से बच्चा सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या करता है, गड़बड़ करता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपका हार्ट आ जाता है, ब्लड आ जाता है और ब्लड वेसल आ जाता है। अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड में क्या प्रेजेंट होती है? ब्लड में जो होता है वो आरबीसी प्रेजेंट होती है, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होती है, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। हार्ट की बात करें तो आपका हार्ट जो होता है वो कितने ग्राम का होता है? ह्यूमन का हार्ट जो है 300 ग्राम का होता है, फीमेल का जो हार्ट होता है वो 250 ग्राम का होता है। हार्ट जो होता है पंप करने का काम करता है, ये कार्डिक मसल्स का बना हुआ होता है, थोरैकिक कैविटी में प्रेजेंट है, ठीक है। अगर ब्लड वेसल की बात करें तो ब्लड वेसल्स आपके पास 2 होती है, एक आर्टरी होती है जो हार्ट से ब्लड ले जाती है, या पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये रेड कलर की होती है, ये बॉडी में अंदर डीप होती है, दिखाई नहीं देगी आपको जल्दी से। और अगर वेन की बात करें तो वेन जो होती है वो बॉडी से ब्लड को खींच के लाती है किसके अंदर, हार्ट के अंदर। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसके अंदर CO2 की मात्रा ज़्यादा होगी, और ये बॉडी के में अपर साइड में होती है ग्रीन कलर की, जो आपको ईजिली नज़र आ जाती है। इसके बाद जो होते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, इसमें आपको बताया गया है वाई इज़ इट इज़ नेसेसरी टू सेपरेट द ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द मैमल्स एंड द बर्ड। अब देखिए मैमल जो होते हैं वो काफ़ी लार्ज साइज़ के होते हैं, उनके पास मल्टी ऑर्गन्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से बर्ड्स है, बर्ड्स में भी क्या होता है, वो लार्ज साइज़ होता है और उसमें भी क्या है, मल्टी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, मैमल्स और बर्ड के अंदर 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है। अगर वो आपसे पूछे कि वाई, क्यों, जैसे क्वेश्चन ने पूछा है कि क्यों आपको ज़रूरत है डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग करने की, तो आप ये कहेंगे कि भाई ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है अगर वो डीऑक्सीजनेटेड में मिल जाएगा तो उसकी ऑक्सीजन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और बॉडी को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। और दूसरा, अगर आपसे वो पूछे भाई किस तरीके से अलग किया जाता है, तो आप बताएंगे जो 4 चैम्बर हार्ट होता है उसके में अलग अलग कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं। जैसे ह्यूमन का हमने सर्कुलेशन पढ़ा था, ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं कि हमने सर्कुलेशन को और उसके फंक्शन को ईजिली जो है उसमें पढ़ा है कि किस तरीके से आपका हार्ट जो है वो फंक्शन करता है, तो उसमें आप जाके इसको देख सकते हैं ईजिली। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट। एक हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट में ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अगर वो देखिए क्वेश्चन को चेंज करा जाता है यहाँ पे कई तरीके से, तो आपको क्वेश्चन को यहाँ पे समझना है कि वो क्या पूछ रहा है। अगर वो कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बताइए, तो आप प्लांट ऑर्गेनिज्म का भी बता सकते हैं, एनिमल का भी बता सकते हैं। अगर वो प्लांट का पूछता है तो आप उसमें बताएंगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में। अगर वो एनिमल का पूछता है तो आप उसमें बताएंगे सर्कुलेशन के बारे में, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी, कन्फ्यूजन नहीं होना है। और ट्रांसपोर्ट देखते हुए डरना नहीं, भाई ह्यूमन में तो हमने सर्कुलेशन पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट नहीं पढ़ा था, तो ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है, सर्कुलेशन बताना आपको। तो यहाँ पे इसने किसके बारे में पूछा, प्लांट के बारे में पूछा, तो प्लांट में कौन सर्कुलेट करता है, प्लांट में जो होता है टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वे करते हैं, और वे टिश्यू सिस्टम क्या होते हैं, वे होते हैं आपके पास जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो क्या करता है,
जाइलम जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, वो रूट से टिप तक जो होता है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इसी तरीके से फ्लोएम होते हैं, फ्लोएम क्या करते हैं, फूड को ट्रांसलोकेट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे इन वर्ड्स को ध्यान से यूज़ करना है। वाटर के लिए यूज़ करना है ट्रांसपोर्ट, और फूड के लिए करना है ट्रांसलोकेट करना। फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसलोकेट करता है। ठीक है, तो इसके बाद जो होता है अगले स्लाइड देखते हैं आपकी। तो हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, लगभग सेम ही क्वेश्चन है आपका, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है। जैसे डायग्राम में जो होता है यहाँ पे बताया गया है, तो आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। जैसा बताएंगे भाई जाइलम होता है, जाइलम के कितने पार्ट होते हैं, जाइलम टिश्यू के में जो होते हैं 3 तरह के सेल प्रेजेंट होते हैं। एक होता है आपका वेसल होता है, एक ट्रेचिया होता है, एक पैनकाइमा होता है, एक फाइबर होता है। ठीक है, फिर ये क्या होते हैं, ये एक डंबल शेप में एक के ऊपर एक प्रेजेंट रहते हैं और रूट से वाटर को क्या करते हैं, अब्जॉर्व करते हैं, और एक वैक्यूम के थ्रू क्या करते हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं लीव्स तक। इसी तरीके से अगर आप फ्लोएम के बारे में बताना चाहें तो फ्लोएम के बारे में भी जो होता है आप इसको बता सकते हैं कि फ्लोएम जो होता है उसके अंदर जो होते हैं सीव ट्यूब होती है, कंपेनियंस सेल होते हैं, पैनकाइमा होते हैं, फाइबर होते हैं। पैनकाइमा फूड प्रोवाइड कराते हैं, फाइबर जो होते हैं स्पॉट देते हैं, सीव ट्यूब और कंपेनियन जो होते हैं ये फूड को ट्रांसलोकेट करने का काम करते हैं। तो इस चीज़ को आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है इसमें देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है उसमें आपको बताना है कि हाउ इज़ फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। अब ये फिर से कोई क्वेश्चन आ गया है, तो इसका आंसर है द मोमेंट ऑफ फूड इज फ्लोएम। सिर्फ इसमें फूड के बारे में पूछा, तो इसको ज़्यादा डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। द मोमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम टेक प्लेस बाय द यूटिलाइज एनर्जी। फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसलोकेट करता है, फ्लोएम करता है। किसकी सहायता से, एनर्जी की सहायता से। द शुगर इज मेड इन द लीव इज लोडेड इन टू द सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम टिश्यू बाई यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम ATP। जो फूड होता है वो शुगर के रूप में बनाया जाता है और उस शुगर को सीव ट्यूब में क्या कर दिया जाता है, फ्लोएम के सीव ट्यूब में डाल दिया जाता है एनर्जी का यूज़ करके। वाटर नाउ एंटर द सीव ट्यूब एंड कंटेनिंग द शुगर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ड्यू टू विच द प्रेशर इन द फ्लोएम टिश्यू अराइज एंड दिस प्रेशर इज प्रोड्यूस इन द फ्लोएम टिश्यू मूव द फूड। उसके बाद वाटर जो होता है वो उन सीव ट्यूब्स के अंदर एंटर करता है और वाटर वहाँ पे एंटर करने के बाद एक प्रेशर क्रिएट करता है और उस प्रेशर की सहायता से फूड को ट्रांसलोकेट कर दिया जाता है। तो ये बात आप जो है इस क्वेश्चन में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, इसका डायग्राम होता है नेफ्रॉन का जो पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछा हुआ है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको ये नेफ्रॉन का डायग्राम जो ड्रा करना है। अगर आपको टिपिकल लग रहा है तो आप ऐसा डायग्राम भी बना सकते हैं जैसे हम बना रहे हैं। तो आप बता सकते हैं कि ये है, इसको हम क्या कहते हैं, ये कप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है तो इसे कहते हैं बाउमन कैप्सूल। ठीक है, इसका नाम पड़ा है बाउमन। बाउमन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको क्या करा, डिस्कवर किया। और ये कैप्सूल जैसा नज़र आता है तो इसलिए कहते हैं इसे बाउमन कैप्सूल। इसके अंदर जो होता है क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर एक कप फिल्ट्रेशन प्रेजेंट होती है जिसे ग्लोमरस कहा जाता है क्योंकि ये गोल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो ये अंदर के जो हमने ड्रा करा ये क्या ग्लोमरस है। ये होती है इफ्रेंट आर्टरी जो ब्लड को लेके आ रही है, ये इफ्रेंट होती है जो लेके जा रही है। देखिए AFFERENT इफ्रेंट मतलब लेके जाना। अगर एक ही जगह ई कर देते तो बनता इफ्रेंट मतलब लाना। तो इस चीज़ को यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है। तो ये था यहाँ पे आपका बाउमन कैप्सूल। बाउमन कैप्सूल में क्या प्रेजेंट होता है, ये होता है ग्लोमरस जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये असल में क्या है, ये एफरेंट आर्टरीज है। एफरेंट आर्टरी का यहाँ पे क्या बना हुआ है, नेटवर्क बना हुआ है। उसके बाद जो होता है ये क्या है, यहाँ पे ये एफरेंट है जो आर्टरीज है जो कि ब्लड को लेके जा रही है फिल्ट्रेशन के बाद। इसके बाद जो होता है यहाँ पे क्या होती है, स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होती है आगे चल के क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। मुड़ने के बाद ये यहाँ पे इस तरीके से आ जाती है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रा करी है ये किसकी है, ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। आप इस तरीके के सिंपल स्ट्रक्चर भी जो है वो ड्रा कर सकते हैं। बस आपको वहाँ पे इसके नाम बताने पड़ेंगे, जैसे कि ये हो गया ग्लोमरस, ये हो गया बाउमन कैप्सूल, ये हो गया PCT और ये होता है एनल लूप और इसे कहते हैं DCT डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। इसे कहते हैं PCT प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल मतलब पास, जो बॉडी के पास है। तो बाउमन कैप्सूल के पास कौन सी ट्यूब है, ये है। और ये ट्यूब क्या है, दूर है। तो इसलिए दूर के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, डिस्टल कन्वोल्यूटेड। और पास के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रोक्सिमल। और ये ट्यूब मुड़ी हुई है तो इसलिए हम कहते हैं कन्वोल्यूटेड।
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो ये है नेफ्रॉन, और इसकी नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर जो होते हैं वो आपको यहाँ पे क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है। तो देखिए यहाँ पे हम रफ में आपको बता भी देते हैं बना के इस तरीके से। देखिए इस तरीके से आप बताएंगे भाई ये क्या होता है, बमन कैप्सूल होता है। ये क्या है, पीसीटी। पीसीटी को आपको क्या करना है, थोड़ा सा थिक करना है और यहाँ से फिर इसे थिन बनाना है, और ये होगी हैंडल लूप। इसके बाद फिर से थिक कर देना है इसको कहते हैं हम क्या, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब। काउंटर करंट मैकेनिज्म जो होता है वो यहाँ पे किया जाता है नेफ्रॉन के द्वारा। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है कि जैसे कि आपको पानी की प्यास लग चुकी है मगर आप किसी कारणवश पानी नहीं पी पा रहे हैं, तो क्या होता है, आपके बॉडी में जो यूरिन निकाला गया था नेफ्रॉन के अंदर, यहाँ पे यूरिन जो ट्रैवल कर रहा था, इस यूरिन के अंदर से वापस वाटर जो होता है वो बॉडी में खींच लिया जाता है। तो इसको हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिसके कारण ये पानी जो यहाँ पे जो यूरिन निकाला गया था वो और कंसनट्रेटेड हो गया था, जिसके कारण उसका कलर कैसा हो जाता है, ज़्यादा पेल येलो हो जाता है। और जब आप पानी को दोबारा से ज़्यादा अमाउंट में पीते हैं तो सफिशिएंट अमाउंट में पानी जो है वो आपको निकाल दिया जाता है, जिसके कारण आपका यूरिन का कलर फिर से क्या हो जाता है, वाइटिश हो जाता है, ट्रांसपेरेंट, जैसे कि वाटर का होता है इस टाइप में। तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं। और ये काउंटर करंट मैकेनिज्म जो होता है वो ADH के द्वारा जो है कराया जाता है, एंटी डायूरिटरी हार्मोन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, जो कि ब्रेन में प्रेजेंट है, उसके द्वारा रिलीज किया जाता है। अब अगली स्लाइड जो है वो देखते हैं। तो अगली स्लाइड जो है इसमें ये बताया गया कि व्हाट आर द मेथड यूज्ड बाय द प्लांट टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीशन प्रोडक्ट। प्लांट जो होता है किस तरह के मेथड यूज़ करता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग में तो आप बता देंगे कि एक्सक्रीशन मेथड होता है, स्वेट निकलना होता है, तो इसी तरीके से आपको गीड़ आना जो होता है, ईयर वैक्स का निकलना जो होता है, नोज में जो मटेरियल मक्कस मटेरियल निकलता है, ये सभी हमारे बॉडी के क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है और एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो हमारी बॉडी के वेस्ट को बाहर निकालते हैं। इसी तरीके से प्लांट में क्या होता है, तो जैसे कि यहाँ पे बता रखा था, प्लांट इज गेट राइड ऑफ गैसेस प्रोडक्ट थ्रूआउट द स्टोमेटा। प्लांट जो होता है वो स्टोमेटा के द्वारा गैसेस प्रोडक्ट को बाहर निकाल देता है, जो गैस उसे नहीं चाहिए, जैसे ऑक्सीजन उसे नहीं चाहिए, तो ऑक्सीजन प्लांट के लिए क्या होती है, वेस्ट होती है। इसी तरीके से सेकंड है, द प्लांट इज गेट राइड टू ऑफ स्टोर सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट बाय द शेडिंग ऑफ लीव्स। लीव्स के ऊपर जो होता है कई बार सॉलिड और लिक्विड चीज़ों को क्या कर देता है, स्टोर कर देता है, ठीक है, बार्क के रूप में। फिर होता है द प्लांट गेट राइड ऑफ द वेस्ट बाय द सिक्रेटिंग देम इनटू द फॉर्म ऑफ गम। प्लांट जो होता है वो गम और रिंस के रूप में जो होता है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को निकाल देता है। फिर आप बताओगे प्लांट आल्सो एक्सक्रीट द सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सोइल अराउंड देम। कई प्रोडक्ट जो होते हैं वेस्ट वो सोइल में रिलीज कर देता है अपने चारों तरफ। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज़ द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड। तो यूरिन जो होता है आपका वो रेगुलेशन डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ वाटर पे। जितना पानी आप पी रहे हैं उसके बेस पर जो होता है वो आपकी बॉडी में यूरिन की कंपोजिशन जो होती है तैयार होती है, जिसके अभी हमने आपको बताया था काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो आप समझ गए होंगे काउंटर करंट, अगर आपके अंदर पानी की कमी हो रही है तो बॉडी आपके पानी को क्या कर लेगी, यूरिन से खींच लेगी और फिर आपका यूरिन बन जाएगा कंसनट्रेटेड और उसकी अमाउंट भी क्या बन जाएगी, वॉल्यूम भी कम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा है और आपका उसमें रेगुलेशन मेंटेन है तो आपके अंदर क्या रहेगा, यूरिन की वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी और आपका यूरिन जो है वो ज़्यादा एसिडिक भी नहीं बनेगा। तो आप बता सकते हो ऑन द बेस ऑफ द न्यूट्रिएंट, अमीनो एसिड एंड वाटर, इसके बेस पर जो होते हैं वो आपके यूरिन की कंपोजिशन जो होती है और उसकी वॉल्यूम जो होती है वो क्या कर दी जाती है, निर्धारित की जाती है। तो ये थे हमारे इंटेक्स क्वेश्चन लाइफ प्रोसेस के। इन क्वेश्चंस को आपको राइट डाउन करना है, ठीक है, समझना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।